मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या है और कौन कौन सी क्लास पाठशाला में लगी। मोदी को रोकने के लिए आया इंडिया का नया फॉर्मूला। 24 घंटे में क्या फेल, नो फैमिली कहने वालों को जवाब देने मोदी परिवार से कौन कौन आया। आपको बताऊंगा पाठशाला में कि मोदी के सामने गठबंधन पर भरोसा नहीं है। केजरीवाल के नया प्लान लेकर आए और अपने ही घर में क्या फंसेंगे असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद में अमित शाह ने एक बड़ा खेला कर दिया। खेला क्या है बताऊंगा आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसकी मोदी ने तारीफ की लेकिन सांसद और विधायक डर गए। लेकिन आज की पाठशाला शुरुआत करने से पहले दिन भर का रिवीजन आपके साथ। तो बीजेपी के साथ हाल ही में गठबंधन के ऐलान के बाद आज आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। आरएलडी के बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा और 1 विधान परिषद सीट मिली है, जिसमें बागपत सीट पर आरएलडी ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बताया, जबकि बिजनौर सीट से चंदन चौहान आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा आरएलडी ने यूपी विधान परिषद की 1 सीट पर भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। तो एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून करने की मांग की गई है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया और इन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एसबीआई से 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था। तो वहीं चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन को दोहरा झटका लगा है। चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। बीजेपी उम्मीदवार कुलजीत सिंह संधू ने चुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार को 19 तो कांग्रेस उम्मीदवार को 16 वोट मिले, जबकि 1 वोट रद्द हो गया। तो वहीं डिप्टी मेयर के चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली है। उधर पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर डटे किसानों ने अपने आंदोलन को लेकर एक नया शेड्यूल जारी कर दिया। किसान नेताओं ने देश भर के किसानों से 6 मार्च को दिल्ली पहुंचने की अपील की है, जिसके लिए बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली आने के लिए कहा गया। इसके साथ ही किसानों ने 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन रोको आंदोलन का ऐलान किया। करीब 3 हफ्तों से बड़ी संख्या में किसान हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर लगातार टिके हुए हैं। तो हरियाणा में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। हरियाणा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गोवा से गिरफ्तार शूटर्स ने हत्या की बात कबूल कर ली है। शूटर्स से हुई शुरुआती पूछताछ में पता चला कि लंदन में मौजूद गैंगस्टर कपिल सांगवान के भाई नकुल ने हत्या करने के लिए सुपारी दी। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा मोदी को रोकने के लिए आया इंडिया गठबंधन का नया फॉर्मूला। 24 घंटे में फेल, नो फैमिली कहने वालों को जवाब देने मोदी परिवार से कौन कौन आया। तो पीएम मोदी से जुड़ा चुनावी इतिहास यही बताता है कि चुनाव से पहले जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले किए गए, वो और ताकतवर होकर के उभरे हैं। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी को चाय वाला बताया गया और यह कहकर के निजी हमला किया गया। फिर 2019 में चौकीदार चोर का नारा बुलंद किया गया, लेकिन दोनों ही बार विपक्ष को यह गलती भारी पड़ी। इस बार यह गलती लालू यादव ने की है और सियासी मंच से नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी की। अब लालू यादव की इस गलती को बीजेपी ने कैसे बड़ा गुनाह साबित कर दिया, कैसे लालू के शब्दों से पीएम मोदी ने सियासी माइलेज ले लिया और कैसे लालू के वार से मोदी की 400 प्लस पार की जंग आसान बन गई, इस रिपोर्ट में। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज पूरा देश
एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नेने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। तेलंगाना की रैली में पीएम मोदी ने पूरा सियासी माहौल बना दिया। मैं हूं मोदी का परिवार वाला नारा देकर पीएम मोदी ने विपक्ष को ये एहसास करा दिया कि उसने नरेंद्र मोदी पर निजी हमला कर गलती कर दी। यही तो पीएम मोदी की सियासी ताकत है। उन्होंने एक झटके में विपक्ष के हमले को अपने पक्ष में कर लिया। ये लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। मतलब जिनको परिवार है उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? क्या जिनको परिवार है उनको सत्ता परिवार के लोगों के लिए हड़प करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। कल लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर निजी टिप्पणी की थी और आज पीएम मोदी ने बिना मौका गंवाए उस हमले को अपने समर्थन में ऐसा मोड़ दिया कि बाजी ही पलट गई। पहले सुनिए कल लालू यादव ने कैसे पीएम मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी की और कैसे पीएम मोदी ने उसका जवाब दिया। उसके बाद बताऊंगा कि पीएम मोदी पर एक निजी टिप्पणी ने कैसे बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। लालू यादव के इसी हमले को बीजेपी ने हथियार बना लिया और इस मुद्दे पर जितना सियासी माइलेज निचोड़ा जा सकता था उतना निचोड़ लिया। पीएम मोदी के परिवार पर निजी टिप्पणी को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया। पीएम मोदी के जवाब के बाद मोदी का परिवार वाला नारा ट्रेंड करने लगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने बायो में मोदी का परिवार लिखकर बिना कहे बहुत कुछ कह दिया। विपक्ष ने जब जब नरेंद्र मोदी पर निजी टिप्पणी की है तब तब वो मुद्दा बड़ा हुआ है। इस बार भी बीजेपी इस मुद्दे पर और घमासान करने वाली है और अब तो इस लड़ाई में विपक्ष की बाकी पार्टियां भी कूदकर इस मुद्दे को और हवा दे रही। मोदी जी का लक्ष्य है भारत विकसित प्रखर होकर आना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं ना, हम रहे ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। ये कहते हैं भारत रहे या ना रहे, भारत चाहे टुकड़े में रहे, मेरा परिवार रहना चाहिए। अभी जो सभी ट्विटर हैंडल पर मोदी का परिवार लिख रहे हैं, सारे सीएम हैं जितने भी बीजेपी के, क्या अच्छा है ना? पहले परिवारवाद को कोसते थे,
अब क्या कहेंगे? अब ये देखिए कि कैसे विपक्ष पीएम मोदी के जाल में फंस गया। पीएम मोदी लगातार विपक्ष के परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि उनके निशाने पर लालू परिवार भी है, इसलिए लालू यादव ने पीएम मोदी को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इस जवाब देने के चक्कर में लालू यादव ने मोदी को एक और मुद्दा थमा दिया और पीएम मोदी को यह कहने का मौका दे दिया कि भारत ही मोदी का परिवार है। इसी हमले के जरिए अब बीजेपी ये नैरेटिव गढ़ रही है कि देश को मोदी जैसे नेता ही चाहिए, जिनके लिए अपना परिवार नहीं, देश पहले है। यही एक परिवारवादी और राष्ट्रवादी में अंतर है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। लोकसभा चुनाव सिर पर है, बीजेपी की रणनीति आक्रामक है। विपक्ष की हर छोटी से छोटी गलती में बीजेपी बड़े से बड़ा फायदा लेने से नहीं चूक रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो इंडिया गठबंधन पीएम मोदी के परिवार के बारे में सवाल करता है, लेकिन खुद इंडिया गठबंधन के परिवार में क्या हो रहा है, अब जरा वो देखिए आप। इंडिया गठबंधन के परिवार में दो बातें होती हैं, या तो आपस में झगड़े होते हैं या फिर नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। जिस समय लोग पीएम मोदी के परिवार के बारे में सवाल उठा रहे हैं, उसी वक्त इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ दे रहे हैं। जैसे कि आपको उदाहरण देता हूं, 7 मार्च को राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरात में एंटर करने वाली है, लेकिन उससे पहले गुजरात कांग्रेस के 2 बड़े झटके झेलने के लिए तैयार है। कल गुजरात की कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेर ने पार्टी से इस्तीफा दिया और आज गुजरात कांग्रेस के और बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस छोड़ दी। बड़ी बात यह कि कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे गए अपने इस्तीफे में अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस पार्टी के राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने का जिक्र किया है। गुजरात की राजनीति में अर्जुन मोढवाडिया बड़ा नाम है। वो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के सीनियर विधायक हैं। वो कांग्रेस के उन चुनिंदा विधायकों में से एक थे जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। 2004 से 2007 के बीच वो गुजरात में नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस का चेहरा थे। उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोढवाडिया के इस्तीफा देने से गुजरात में अब कांग्रेस के सिर्फ 14 विधायक रह गए। तो अपने इस्तीफे में अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का न्योता ठुकराकर कांग्रेस ने गलती की, पार्टी जनता की भावनाओं को समझने में फेल रही। आप सुनिए सर। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, मेरी पार्टी ने जनता से लगाव से दूर चली गई है, और इसके बारे में मैं कई दफ़ा मैंने ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन मैं उसमें विफल रहा। जनता से विमुख पार्टी कैसी तरह हुई है, ये बात मैंने ओपनली, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जब इनविटेशन मिला तब मैंने ओपनली कहा था। मैंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात तो रखी थी, लेकिन उस समय तो ओपनली बात करके ये कहा था कि ये हमने जो जनता की आकांक्षा है, इच्छा है, उससे विरुद्ध का हमारा स्टैंड है। हम भी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बने, और उस फैसले के बाद मंदिर बना था, तो ये जनता की भावनाओं को आहट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। तो वहीं कांग्रेस की तरह विपक्ष की बाकी जो पार्टियां हैं, वहां भी भगदड़ मची है, वहां भी खलबली है। टीएमसी के सीनियर नेता और विधायक तापस रॉय ने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। तापस रॉय ने पार्टी छोड़ने का यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दिया। तापस रॉय के घर पर ईडी ने 12 जनवरी को रेड की थी और इस मामले में पार्टी की चुप्पी से तापस रॉय नाराज थे।
हालांकि टीएमसी का कहना यह कि उन्हें नॉर्थ कोलकाता से लोकसभा का टिकट चाहिए था और इसलिए वो लगातार पार्टी पर टिकट के लिए दबाव बना रहे थे। ऐसी खबरें भी कि तापस रॉय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खुद तापस रॉय ने भी आरोप लगाया कि वो संदेश खाली पर पार्टी के स्टैंड से नाराज थे। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की पार्टी में भगदड़ है, तो दूसरी तरफ गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसे बयान दे रहे हैं जो पीएम मोदी के 400 पार के टारगेट को कम करने के बजाय और मजबूत कर रहे हैं। तो तीसरी तरफ खुद पीएम मोदी हैं जो 400 पार के टारगेट को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए पीएम मोदी के तूफानी दौरे का प्लान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। वो प्लान क्या है बताऊं आपको। आज से 10 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी देश के 12 राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 29 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तूफानी दौरे के पहले चरण में पीएम मोदी आज तेलंगाना और तमिलनाडु पहुंचे। एक हफ्ते के दौरान पीएम मोदी का यह दूसरा तमिलनाडु दौरा है और 2 महीने में पीएम 3 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। 5 और 6 मार्च को पीएम ओडिशा जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे और बिहार के दौरे पर रहेंगे। उसके अगले दिन 7 मार्च को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में होंगे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम की बड़ी रैली होगी। आपको याद होगा साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में पीएम मोदी की पहली रैली होने जा रही है। 8 मार्च को पीएम मोदी दिल्ली में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, उसके बाद असम के लिए रवाना होंगे। 8 और 9 मार्च को पीएम मोदी असम और अरुणाचल प्रदेश में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उसके बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में होंगे, वहां पीएम मोदी की एक मेगा रैली होनी। 11 मार्च को पीएम दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 मार्च को प्रधानमंत्री गुजरात और राजस्थान का दौरा करेंगे। उसके अगले दिन 13 मार्च को अपने इस तूफानी दौरे के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात और असम को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले। यह है पीएम मोदी का फुल प्रूफ प्लान। और पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको बताऊंगा मोदी के सामने गठबंधन पर भरोसा नहीं और केजरीवाल लाए एक नया प्लान। तो अभी तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता ऐसा कोई ब्लूप्रिंट जनता के सामने रख नहीं पाए जिससे कि वो वोटों को खींच सके, जनता को आकर्षित कर सके। ले देकर विपक्ष के पास कोई फॉर्मूला है तो वह मुफ्त के वायदे का फॉर्मूला, जिसकी सफलता को विधानसभा चुनाव में आजमा चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव में भी वही फॉर्मूला एक बार फिर आजमाने की कोशिश। आज अरविंद केजरीवाल और हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने यही फॉर्मूला अपनाया। हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार को बचाने में जुटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले महीने से राज्य की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का ऐलान कर चुके हैं। केजरीवाल और दिल्ली में कांग्रेस से हाथ भी मिला चुके हैं। दोनों पार्टियां साथ लड़ भी रही हैं, लेकिन केजरीवाल को शायद कांग्रेस से ज्यादा मुफ्त वाले वादों पर भरोसा है और इसलिए आज केजरीवाल ने मुफ्त वाला दांव चल दिया। मेरा अपना मानना है मोटे मोटे तौर पे लगभग 65 लाख के करीब शायद महिला वोटर्स हैं दिल्ली में। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए जाएंगे। आज का जो बजट था वो राम राज्य की अवधारणा से प्रेरित था। आज केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया तो दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेल दिया। इस दांव के पीछे वोटों का सीधा कैलकुलेशन है। तभी तो अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए योजना के ऐलान के साथ दिल्ली में महिला वोटर्स की कैलकुलेशन भी शुरू कर दी। मेरा अपना मानना है मोटे मोटे तौर पे लगभग 65 लाख के करीब शायद महिला वोटर्स हैं दिल्ली में।
67 lakhs। इसमें से इनकम टैक्स पेयर घटा दीजिए, इसमें सरकारी वो घटा दीजिए, इसमें हो सकता है सारी महिलाएं अप्लाई भी ना करें, वो सब करा के मेरा अपना मानना है शायद 45 लाख से 50 लाख के बीच में, शायद 50 लाख मान लीजिए। अब जब मुफ्त के वादों की बात होती है तो केजरीवाल इस पर अपना हक जताते हैं। हालांकि उनकी फ्री वाली स्कीम पर कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुफ्त में रेवड़ी बांटने को इकोनॉमी की मजबूती के लिए जरूरी बता रहे हैं। हमने जब बिजली फ्री की, हमने पानी फ्री किया, आम जनता के हाथ में पैसा आया। आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली के अंदर सबसे कम महंगाई है और सबसे ज्यादा समृद्धि है पूरे देश के अंदर देखा जाए तो महिलाओं के हाथ में जब पैसा आएगा, मैं समझता हूँ वो मार्केट में जाएगी, अपनी मनपसंद की चीजें खरीदेंगी, उससे इकोनॉमी की भी तरक्की होगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के लहर के बीच नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में चुनौती देना आसान नहीं होगा, और इसलिए अरविंद केजरीवाल से लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मौका मिलते ही राम नाम जपते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद भी परिवार के साथ अयोध्या में राम दर्शन करके आ चुके हैं। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं। और आज बजट पेश करते वक्त दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी भी भगवान राम का जिक्र किए बिना रह नहीं पाए। आतिशी ने दिल्ली सरकार के बजट को राम राज्य का सपना साकार करने वाला बजट बताया। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। लेकिन केजरीवाल को इस बात का भी डर कि उन्हें चुनाव से पहले जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि शराब घोटाले में ईडी उन्हें बार बार समन भेज रही है, वो पेश नहीं हो रहे। आज अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को लेकर नया दांव चल दिया। ईडी की तरफ से 8वां समन मिलने के बाद केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात कही। जानबूझ के ऐसी डेट्स पे दे रहे हैं, जैसे पिछली डेट पे दिया, उस दिन मुझे एलजी के अभिभाषण के प्रस्ताव पे मुझे असेंबली में बोलना था, उस डेट को दिया। आज की डेट दी, आज हमारा बजट सत्र था। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके संबंध को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे, तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि ईडी इस तरह से पूछताछ नहीं करती, वो फिर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस मामले को चुनाव तक टालने के लिए ये आम आदमी पार्टी का कोई नया पैंतरा हो। एक अपराध किया हुआ व्यक्ति कानून से कैसा थरथर कांपता है, ये अरविंद केजरीवाल के व्यवहार में, चेहरे पे आजकल देखा जा रहा है। मेरा मन कहता है कि अरविंद केजरीवाल अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं। ये दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि कानून को चुनौती कोई कितना देगा। अरविंद केजरीवाल ने जो 2-3 मैसेज दिए हैं वो बहुत चिंताजनक है। उसमें एक है कि कानून की अवहेलना करो। आप सोचिए, अगर मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति ये मैसेज देने लगे कि कानून नहीं मानना है, तो बाकी उस प्रदेश के लोगों में क्या भावना जाएगा कानून के प्रति, ये बहुत ही चिंता का विषय है। एक तरफ केजरीवाल लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाने की कोशिश में है, तो उधर आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए कह दिया। आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित अपना दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया, यानी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को अपने दफ्तर के लिए नई जमीन तलाशनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो दिल्ली में भले ही नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियों के बीच एक अलग घमासान चल रहा है, जिसकी झलक पंजाब विधानसभा में नजर आ गई। पंजाब विधानसभा में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पीकर को ताला चाबी गिफ्ट कर दी, और ताला चाबी देते हुए भगवंत मान ने स्पीकर से विधानसभा के दरवाजे पर ताला लगाने के लिए कह दिया ताकि विपक्ष बाहर ही न जा पाए। सीएम भगवंत मान की इस हरकत पर कांग्रेस के विधायक भड़क उठे
और विधानसभा में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के दौरान श्री भगवंत मान और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच तीखी बहस हुई। जी ये तो लॉक है जी, चाबियां। बहस हुई भी और बहस लगातार बढ़ती गई और बहस बढ़ते बढ़ते बात यहां तक पहुंच गई कि सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए हुआ समझौता तोड़ने की चुनौती तक दे दी। आप सुनिए जरा कि बहस के दौरान भगवंत मान ने कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा से क्या कहा। राहुल गांधी की राहुल गांधी की मैं सोनिया गांधी राहुल गांधी कहना मरवाने वाले तो साढ़े समझौते कर दे, एक पासे तो समझौते कर कह कुरुक्षेत्र भी ना देन, मुख्यमंत्री साहब गुजरात भी ना छड्डण, जिंदगी नहीं चलती है। तो पाठशाला में अगली क्लास, अब ओवैसी के गढ़ में भगवा लहराने की चुनौती देने वाले नेता कौन है। 40 साल बाद ढहने वाला है ओवैसी का किला। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम था हैदराबाद से। हैदराबाद जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है, जहां पिछले 40 सालों से सिर्फ एआईएमआईएम जीत रही है, वहीं उसी सीट से बीजेपी ने हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता माधवी लता को टिकट दिया। माधवी लता ने भी टिकट मिलने के बाद जंग का ऐलान कर दिया। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता के लड़ने से मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया। माधवी लता कौन है और क्यों ओवैसी माधवी लता को टिकट मिलने से परेशान है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। जंग का ऐलान कर दिए हैं। मस्जिद तुम्हारे बाप की है, तुम्हारे अम्मा की जहर में मस्जिद आई थी। हिंदू का अपना हक है भगवा का झंडा लहराना। कभी अपने आप को तोड़ डालो। आपको और गरीबी में ढकेला जा रहा है। इन बयानों से आने वाले तूफान का अंदाजा हो रहा है और ये तूफान आने वाला है हैदराबाद में। वो हैदराबाद जो 1984 से एआईएमआईएम का गढ़ रहा। वो हैदराबाद जो बीजेपी नहीं जीत पाई है। वो हैदराबाद जहां ओवैसी की चलती है। 40 साल का दबदबा खत्म कर पाएंगी माधवी। उसी हैदराबाद में अब बीजेपी ने अपनी फायर ब्रांड नेता को मैदान में उतार दिया। एक तरफ मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी के सामने हिंदुत्व की पैरोकार। बीजेपी ने माधवी लता को टिकट देकर हैदराबाद सीट पर मुकाबला रोमांचक बना दिया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जब हैदराबाद की सीट से कैंडिडेट के नाम का ऐलान हुआ तो लगा कि ओवैसी जैसे बड़े नेता के खिलाफ किसी बड़े चेहरे को उतारा गया होगा, लेकिन बीजेपी ने माधवी के खिलाफ टिकट दे दिया। सवाल यह कि माधवी लता को हैदराबाद से टिकट क्यों दिया गया, वो भी तब जब माधवी लता का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। उसके बाद भी माधवी लता को हैदराबाद में मजलिस के गढ़ में भगवा फहराने का जिम्मा मिला। भैया आप कह रहे कि मजलिस के घर पे भगवा का झंडा मुमकिन है क्या? आप कभी सोचा है कि हिंदू अपने घर के ऊपर भगवा का झंडा लहराने के लिए डरते हैं वहां पर? तो स्टेप 1 स्टेप 2 है यहाँ पर। पहले 8.5 लाख हिंदू हिम्मत से भगवा का झंडा अपने घरों पे लहराना है। ये बताने की जरूरत नहीं है मुस्लिम मेरे घर पे भगवा के झंडा में लहराना, यानी पहले ये तो सीख ले कि हिंदू का अपना हक है भगवा का झंडा लहराना। चिल्ला के लगाने की जरूरत नहीं है, उसका हक है लहराने का, उसको लहराना चाहिए, लहराना है उसको। माधवी लता के बारे में आपको बताएंगे, पहले यह सुनिए कि माधवी लता ने हैदराबाद से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद किस तरह से जंग का ऐलान किया। ऐसा लग रहा है मुझे धर्मो रक्षित रक्षित 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है,
शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। और उनके लिए न्याय करने के लिए हमारे जितने भी बड़े भाई वहां बैठे हुए ना, तो जंग का ऐलान कर दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है अब सही मायने में उनको न्याय होने वाला है। यह अंदाजा है कि हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता का, जो इस लड़ाई को धर्म की लड़ाई बता रही है, राजनीति में जिनका नाम भी शायद पहले बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, बीजेपी का टिकट मिलने के बाद माधवीलता खुलकर ओवैसी को ललकार रही हैं। कौन है डॉक्टर माधवीलता? माधवीलता हैदराबाद से बीजेपी की पहली महिला कैंडिडेट है। माधवीलता पहली बार सुर्खियों में तब आई जब 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई शुरू की। 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के समूहों का समर्थन किया। माधवीलता सोशल एक्टिविस्ट हैं और कई तरह के सामाजिक काम करती हैं। माधवीलता हैदराबाद के विरंची अस्पताल की चेयरमैन है। माधवीलता के 2 चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, लोप मुद्रा फाउंडेशन और लतामा फाउंडेशन। दोनों फाउंडेशन के जरिए माधवी सामाजिक कार्य करती हैं। माधवीलता एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी हैं। ओल्ड हैदराबाद इलाके में बदहाली दूर करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। अब उसी हैदराबाद से माधवीलता बीजेपी उम्मीदवार हैं और हैदराबाद में बदहाली के मुद्दे पर खुलकर बात कर रही हैं। 8 साल से देख रही हूं उन लोग, और खास कर 1 साल से हर दिन मैं वहां उस हर गली हर बस्ती में जा रही हूं। मैं दिन में तकरीबन 10-11 घंटा काम करती हूं। मैं पूछे तो क्या है वहां पर? वहां कुछ नहीं है आज। ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है। ड्रेनेज का पानी बहते रहता है। मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है। मंदिरों को कब्जा होते रहता है। हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है। बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं। माधवीलता जंग का ऐलान कर रही हैं, भगवा लहराने की बात कर रही हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि हैदराबाद वो सीट जो 1984 से AIMIM के कंट्रोल में है। 1984 में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीते। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1999 तक हैदराबाद से लगातार जीतते रहे। सलाहुद्दीन ओवैसी के बाद हैदराबाद सीट उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी को मिली। साल 2004 से अब तक असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार जीतते आए हैं। ओवैसी के इसी गढ़ में माधवीलता को भगवा लहराने की जिम्मेदारी मिली। वो ओवैसी जो लगातार मुसलमानों को मुसलमानों के लिए वोट करने के लिए कह रहे हैं, यहां तक कि मस्जिदों के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। आप खुद सुनिए। हम अपनी मस्जिदों को खो दें, मथुरा की मस्जिद को खो दें, काशी की मस्जिद को खो दें। अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठकर बोलता है चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, आप मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है। मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहेज में मस्जिद आई थी। यह हाल तब जब हैदराबाद में ओवैसी भारी अंतर से जीतते आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी के 5,17,471 वोट मिले, जो कुल वोटों का 58.95% था। बीजेपी के भगवंत राय को 2,35,285 वोट मिले, जो कुल वोट का 26.8% था। 2019 में ओवैसी ने 2,80,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। ओवैसी के लिए माधवीलता कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगी, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन ओवैसी जिस तरह से मुसलमानों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि ओवैसी भी माधवीलता को हल्के में नहीं ले रहे। ये हैदराबाद की सीट ये सिर्फ मंदलिस की नहीं है, ये भारत के गरीब और मजलूमों की एक आवाज है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मंदलिस की नहीं है, ये उन गरीबों और मजलूमों की एक पहचान है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मंदलिस की नहीं है, बल्कि भारत के उन गयूर लोगों की, उन बेबस लोगों की एक आवाज है जो चाहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में उनके जज्बात की तर्जुमानी करते रहे। यानी हैदराबाद में इस बार मुकाबला कांटे का हो सकता है। माधवीलता हिंदुत्व की बात करने के साथ मुसलमानों में भी अपनी पैठ बना रही हैं।
माधवी लता खुलकर बोल रही हैं कि मुसलमान जाकर ओवैसी से सवाल क्यों नहीं पूछते कि 40 सालों में मुसलमानों के हालात हैदराबाद में क्यों नहीं बदले। मुसलमान को ये जानना है आज की 50 साल या 40 साल से मैंने उनको रोक कर क्या हासिल किया है। आज क्या मेरा घर आबाद है? क्या मेरे बच्चे गरीबी से बाहर है? मैंने क्या हासिल किया है? जिस दिन हर मुसलमान ये बात जान जाएगा कि मेरा भी घर कहीं का ना रहा, मेरे बच्चे ना पढ़ते हैं, ना मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, ना मैं घर है छत, तो क्या मिलता है उन लोगों को? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल का छूट। आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं हो रहा है, आपको और गरीबी में ढकेला जा रहा है। बीजेपी ने माधवी लता को कैंडिडेट बनाकर क्या ओवैसी की राह मुश्किल कर दी, या एक बार फिर से ओवैसी अपना किला बचाने में कामयाब हो जाएंगे? इसका पता चलेगा लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद। लेकिन तब तक हैदराबाद की सीट पर सभी की निगाहें टिक चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। वहीं बीजेपी के कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कुछ के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से भोजपुरी स्टार पवन सिंह को टिकट दिया। पवन सिंह ने टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने में असमर्थता जाहिर कर दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद पवन सिंह ने कहा कि जो होगा वो अच्छा होगा। यानी पवन सिंह के अभी भी चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो आसनसोल से या फिर किसी और सीट से। इस तरह से बाराबंकी से बीजेपी कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बीजेपी ने बाराबंकी से उपेंद्र, क्योंकि मौजूदा सांसद सिंह रावत को टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद उपेंद्र सिंह का एक और वीडियो वायरल हो गया। आरोपी की वीडियो में उपेंद्र सिंह रावत आपत्तिजनक हालत में दिखाई पड़ रहे हैं। उपेंद्र रावत ने वीडियो को फेक बताया और कहा कि इसको एआई से तैयार किया गया। उपेंद्र सिंह रावत ने निर्दोष साबित होने तक चुनाव लड़ने से मना कर दिया और यह बात उन्होंने ट्वीट भी कर दी। उपेंद्र सिंह रावत के चुनाव नहीं लड़ने के बाद अब बाराबंकी के लिए बीजेपी को फिर से कैंडिडेट खोजना होगा। नई शुरुआत की जाएगी खोजने की। बहरहाल पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसकी मोदी ने की तारीफ और सांसद विधायक डर गए। तो बात सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसकी वजह से अब नोट देकर वोट देने वाले सांसद और विधायक बच नहीं पाएंगे। अब तक संविधान की विशेष धाराओं की मदद से भ्रष्ट एमपी और भ्रष्ट एमएलए बचने का रास्ता ढूंढते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश के बाद ऐसे सांसद और विधायकों की शामत आ जाएगी। अब वो दिन हवा हुए जब कोई माननीय सांसद और विधायक रिश्वत लेकर वोट कर लिया करते थे और केस भी नहीं चलता था। माननीय सांसद और विधायक जी के वो दिन चले गए जब रिश्वत लेकर सदन में सवाल भी पूछ लिया करते थे। अब अगर कोई रिश्वत लेकर काम किया गया तो मुकदमा भी चलेगा और सजा भी होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पुराने अपने ही उस फैसले को पलट दिया जिसमें रिश्वत लेकर सदन में वोट करने या सवाल पूछने वाले सांसद और विधायक को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1998 में दिए गए पुराने फैसले को पलट दिया। 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सीजीआई DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। इस बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस PV नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई। अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। इसमें यह मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त सांसद रिश्वत स्वीकार करता है। अब जरा आप ये समझिए कि संविधान की ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके तहत सांसद और विधायकों को रिश्वत लेकर सवाल पूछने या वोट देने के तहत मुकदमे से बचने में मदद मिल जाती है। संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) में सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार दिए गए। इनमें सांसद या विधायक सदन में कुछ भी कहें या किसी विषय पर वोट दें, इन दोनों कंडीशन में उनके खिलाफ किसी अदालत में कोई मुकदमा चलाया नहीं जा सकता।
लेकिन कई सांसद संविधान की इस धारा का इस्तेमाल करके रिश्वत जैसे गंभीर अपराध में बचने का रास्ता निकाल लेते हैं और इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में साफ कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए हैं। दोनों अनुच्छेद का मकसद तब बेमानी हो जाता है जब कोई सदस्य घूस लेकर सदन में वोट देने या खास मकसद के लिए सवाल पूछने के लिए प्रेरित होता है। आर्टिकल 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट हासिल नहीं है। रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। हमारा मानना है कि संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। यानी संविधान की जिस गली का सहारा लेकर सांसद और विधायक बच निकलते थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गली को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का पीएम मोदी ने भी स्वागत किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, स्वागत, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक महान फैसला सुनाया है। यह फैसला साफ सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करेगा। इससे लोगों का व्यवस्था पर और भी गहरा विश्वास होगा। इंडी गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने वाले एक फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इंडी अलायंस में मातम छाया हुआ है। आंसू उनके सूख नहीं रहे हैं, डरे हुए हैं।